हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और नया बिंदु। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो आप बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल्स। उसके बाद हमने देखा था नाउन का जेंडर, और उसके बाद हमने देखा नंबर। तो ये हमारे टॉपिक हमने इंग्लिश ग्रामर में किए हैं, 4 बिंदु। इन चारों बिंदुओं को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उन्हीं वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम इन 4 के बाद अब आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो आज का बिंदु रहेगा वो है हमारा सेंटेंस, क्योंकि हमें प्रोनाउन और वर्ब के बारे में डिस्कस करना है। तो सेंटेंस टॉपिक में इन सारी चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। हमारे आज के टॉपिक का नाम सेंटेंस है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, और वो आपको ध्यान से समझनी, जो उसका बेस है। सेंटेंस को समझने से पहले हमें क्या क्या और चीज़ों का ध्यान पता होना चाहिए, क्या समझ हमारी होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को मैं एक प्रश्न पूछूं कि किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट कितनी होती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर अल्फ़ाबेट 26 होता है, या हिंदी की बात करें तो और संख्या अलग होगी। लेकिन बच्चों, आज से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हमेशा अल्फ़ाबेट एक ही होता है। अल्फ़ाबेट एक होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट के अंदर अक्षर यानी लेटर्स वो मोर देन 1 होते हैं। अब हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, इसलिए हमें आज इंग्लिश के लेटर्स के बारे में देखना। तो हमारे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी बात करें तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये 26 जो लेटर्स हैं उनको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। And as all of you know that vowels कितने होते हैं? 5, A, E, I, O and U। vowels होते हैं 5, और रिमेनिंग जो 21 लेटर हैं 26 में से, वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट। तो हमने देखा वोवेल कितने हुए? 5, A, E, I, O, U, और रिमेनिंग जो भी है ए ई आई ओ यू के अलावा वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट। अब हम देखते हैं कि इन लेटर्स से क्या बनेगा अब हमारा वर्ड, क्योंकि हम लेटर्स को जब अच्छे से समझते हैं तो उसके बाद हम बढ़ते हैं लेटर्स की अगली कड़ी में आता है वर्ड। लेटर्स का ग्रुप। तो हम कहेंगे नेक्स्ट बनता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ letters which has some meaning।
अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वैसे अक्षरों के समूह को तो हम कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या होता है? वर्ड कहलाता है। अब आप देखिए कैसे, हमने अक्षर लिए, 3 अक्षर लेते हैं, बी, एक अक्षर लिया ओ, एक अक्षर लिया वाई। इन तीनों अक्षरों को हमने मिला दिया, हमारा एक वर्ड आपके सामने आता है बॉय। अब आप बताइए, क्या बॉय का कोई मीनिंग होता है? क्या बॉय का कोई मीनिंग होता है? आप कहेंगे हाँ सर, बॉय का मीनिंग तो होता है, और वो क्या होता है? लड़का। लेकिन इन्हीं लेटर्स को मैं अगर थोड़ा इनका क्रम चेंज कर दूं, ये बन गया वाई बी ओ। अब आप बताइए, इस वर्ड का कोई मीनिंग है? हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका एक मीनिंग निकल रहा है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लड़का, लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग या विच गिव अस सम मीनिंग। तो जो ग्रुप होता है, अगर वो हमें कोई ग्रुप, किसका? लेटर्स का। अगर ग्रुप का, लेटर्स का जो ग्रुप है, शब्दों का जो, अक्षरों का जो समूह है, वो हमें अगर कोई मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। आई थिंक आपको ये वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब वर्ड के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक लेटर्स जुड़ते हैं और लेटर्स जुड़ के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। लेकिन सभी लेटर्स जुड़े और सभी वो वर्ड ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इसमें एक शर्त जुड़ जाती है कि लेटर्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका कोई अर्थ निकले है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। तो आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे, विच हैज सम मीनिंग। तो आप देखेंगे किसी भी भाषा में हमें बातचीत करने के लिए या हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, और उस शब्दों को हम एक वाक्य में पिरोते हैं। जैसे एक शब्द में कई बातें कह सकते हैं, कई बातों को कहने के लिए एक से ज़्यादा शब्द चाहिए, तो वही एक से ज़्यादा शब्द जो है हमारे लिए एक सेंटेंस बन जाता है। तो आप देखिए, अब हम बढ़ते हैं। पहले हमने डिस्कस किया लेटर्स को। आज लेटर्स के साथ मैंने आपको एक नई चीज़ बताई, किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट एक होता है और अल्फ़ाबेट्स के अंदर लेटर्स मोर देन वन, यानी एक से अधिक हो सकते हैं। लेटर्स के बाद आपको बताया कि लेटर्स जुड़ के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड से हमें, अगर वर्ड का ग्रुप बना दे तो हमें आप प्राप्त होता है जो हमारा आज का बिंदु है, सेंटेंस। अब सेंटेंस के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था ना आपको। सबसे पहले मैंने 8 वर्ड्स डिस्कस किए थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 वर्ड थे वो ही सेंटेंस में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो देखा आपने, वर्ड्स ही सेंटेंस में प्रयोग में लिए जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, यानी कि जो, हैज अ कंप्लीट सेंस, या आप कह सकते हैं विच हैज अ मीनिंग। इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस, जिसके अंदर एक कंप्लीट यानी पूर्ण कोई सेंस होना चाहिए। जिन शब्दों के समूह को हम जोड़ेंगे, एक वाक्य बनाएंगे, उनका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए। तो आपने देखा, हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को लिख दिया। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं कि कैसे वर्ड्स का ग्रुप बनाना। अब लेट्स सी, डेफिनेशन को ठीक है समझ में रखना, ध्यान में रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी समझ अच्छी हो। तो हमने वर्ड लिए, एक वर्ड लेता हूँ मैं राम, एक वर्ड ले लेता हूँ मैं एज, एक वर्ड ले लेता हूँ मैं ए, एक वर्ड ले लेता हूँ मैं बॉय।
ये कुछ वर्ड्स मैंने लिए, राम इज ए बॉय। अब मैं क्या करता हूँ, इन शब्दों को एक ग्रुप में लेता हूँ, राम, बॉय, ए, इज, एक ग्रुप तो मैंने ये बना दिया। अब देखिए राम, बॉय, ए, इज, ये भी क्या है, शब्दों का समूह। हमने देखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? आप देखिए इसको, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? हम देखेंगे कि इस शब्दों के समूह का, जो ये शब्द हमने जोड़े हैं, इस शब्दों के समूह का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसीलिए हम देखेंगे इसका क्रम थोड़ा सा बदलते हैं। राम, बॉय, ए, इज हमने जोड़ा तो सही, शब्दों का समूह भी बना, लेकिन वाक्य नहीं कहलाया। अब आप देखिए, राम इज अ बॉय, और पीछे हमने लगा दिया फुल स्टॉप। अब आप इसको देखिए, राम इज अ बॉय। अगर आप इसका मीनिंग देखने जाएंगे तो इसका एक मीनिंग भी मिलेगा कि राम एक लड़का है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, स्क्रीन से थोड़ा नीचे आ गया, राम एक लड़का है, सिंपल सेंटेंस है। तो हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, और ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। हमने 4 वर्ड लिए, उन चारों वर्ड को हमने एक क्रम में रखा, और क्रम में रखने के बाद हमने देखा कि इसका एक मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ये हमको, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये एक सेंटेंस है। अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, ये हम आगे देखेंगे। तो हमने एक कड़ी देखी, पहले देखा हमने लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनाते हैं, और वर्ड्स को जोड़ के हमने सेंटेंस बनाए। अब हम दोनों में एक शर्त थी कि ग्रुप उनका बने, चाहे लेटर्स का ग्रुप बना रहे हो तो ग्रुप वो हो जिसका कोई अर्थ निकले, और वर्ड्स का ग्रुप भी बना रहे हो तो ग्रुप वो हो जिसका कोई अर्थ निकले, बिना अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अब सेंटेंस की एक डेफिनेशन आ जाती है, का ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग, वी कैन कॉल इट, वी कैन से इट सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन सेंटेंस को, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हम सेंटेंस को मोस्टली 4 भागों में बांटते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences, राइट। सो हमारे सामने ये रहे इसके प्रकार। नंबर 1, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। पहले को कहेंगे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा आप देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हियर आर 4 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कौन कौन से सेंटेंस आप देखें? असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस है
वो बच्चों ऐसे वाक्य जिसमें हमें कोई बात कही गई है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, या वो कोई कथन है, कोई तथ्य है। तो इसीलिए इसका जो हिंदी मतलब होगा असर्टिव सेंटेंस का, वो ये होगा कि स्वीकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य जिसमें कोई बात कही गई हो, जिसमें कोई बात कही गई हो या कोई कथन हो। जैसे कि सम्राट अशोक एक महान शासक था, जैसे कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये तथ्य हो गए, ये कथन हो गए। इनके बारे में हम और सेंटेंस देखें, जैसे कि मैं रोज़ चाय पीता हूँ, ये एक कथन हो गया, एक स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। तो अब ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, अफर्मेटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। तो स्वीकारात्मक, मैं इसकी एक PDF भेजूंगा, उसमें लिख के दूंगा। स्वीकारात्मक और डिक्लेरेटिव, स्वीकारात्मक और कथनात्मक वाक्य हो गए। इसमें आपके सामने वो वाक्य होंगे जिसमें कोई कथन कहा गया है और वो उसको हमने स्वीकार किया है, या फिर उस कथन को हमने एक फैक्ट, एक तथ्य के रूप में कहा है। जैसे मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ, जैसे वे स्कूल जाते हैं, जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसमें एक स्वीकारात्मक तथ्य होता है या एक कथनात्मक तथ्य होता है, उसको हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो एक तथ्य को डिक्लेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा हमारा टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे मैंने आपको या आपने देखा होगा क्लास में हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, या मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर, या इस प्रकार की जो भी हम आज्ञा मांगते हैं। या हमारे घर पे हमारे बड़े हमको कहते हैं जाओ दरवाज़ा खोलो, खिड़की बंद करो, ठीक है, नल बंद करो, पंखा चालू करो, लाइट चालू करो। इस तरह से कई सारी चीज़ें हमें कही जाती है, कई सारी बातें कही जाती है। आपने देखा इन सभी बातों में या तो एक आज्ञा है, या तो हम आज्ञा मांग रहे हैं, या आदेश मिल रहा है। तो यही एक फ़र्क है, या तो आज्ञा या आदेश मिल रहा है, या अपन परमिशन मांग रहे हैं, जैसे मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर या मे आई कम इन सर। तो इस प्रकार के जो वाक्य जिसमें या तो आज्ञा मांगी गई है या फिर हमने किसी को आदेश दिया है, तो ये जो वाक्य हैं इनको हम इसीलिए कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आप इंग्लिश में याद रखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम परमिशन या ऑर्डर देते हैं। तो परमिशन लेते हैं या ऑर्डर देते हैं, परमिशन में आप आज्ञा सूचक हिंदी में कह सकते हो, आज्ञा सूचक वाक्य। तो आई थिंक समझ में आया होगा। इम्पेरेटिव जहाँ पर आज्ञा मांगी जाती है, जैसे आप क्लास से बाहर जाने के लिए मांगते हो, घर में आपसे बड़े मम्मी पापा आपको आज्ञा देते हैं या फिर आप उनकी परमिशन मांगते हो। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे वाक्य हैं, वो सारे किस में आएंगे, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इसमें सभी वाक्य आएंगे डिक्लेरेटिव, इसमें डिक्लेरेटिव या असर्टिव आएंगे। दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो अफर्मेटिव। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, असर्टिव पहला टाइप या डिक्लेरेटिव, दूसरा टाइप इम्पेरेटिव हो गया। अब तीसरा टाइप जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों ने देखा हुआ है, वो है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सा है, एक चिन्ह आपके सामने आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के वाक्य होने वाले हैं। तो देखिए, आप एक प्रश्न पूछने के लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं, वो सारे किस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन इंग्लिश हम उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम स्कूल आओगे, क्या तुम खाना खाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, वे कहाँ जा रहे हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जहाँ पर भी हमने उनसे प्रश्न पूछा है, कुछ जानने की इच्छा रखी है, तो वहाँ उन सेंटेंसेस के पीछे एक, उनकी पहचान भी यही होती है कि उनके पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और उस चिन्ह से ही हमें पता चलेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने होते हैं और आप इनको तो अच्छे से जानते हो, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन आप आम तौर पर दैनिक जीवन में इसके बारे में भी आपको पता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, आपका बर्थडे है और आपके फ्रेंड्स ने आपको नहीं बताया, और आपके स्कूल के फ्रेंड्स या आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो अब खास दोस्त होते हैं आपके,
आपका बर्थडे है, आप घर पे हो और आपके खास दोस्त आपको बिना बताए आपके घर पे आ गए, तो आप उनको देखकर सडनली बहुत ज़्यादा खुश होते हो अंदर से, और बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ आपके मुंह से कुछ सडनली कुछ वर्ड्स निकलते हैं, ओ माई गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये जो आपके मुंह से सडनली वर्ड निकले उन दोस्तों को देखकर, वो ही जो सडन फीलिंग है, जो खुशी की सडन फीलिंग थी, वो आपके सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में आते हैं जब आप ग्रामर में देखोगे। या फिर आप कहीं जा रहे हो, आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आपको सडनली आपके कोई रिलेटिव मिल जाते हैं, तो आप उनको देखकर अचानक से खुश हो जाते हो। अब उस समय आपके मुंह से सडनली कोई फीलिंग निकलती है, तो ये कुछ वर्ड आपके मुंह से निकलते हैं, वाओ। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी फीलिंग जिसको हम शो करना चाहें, जैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ओ माय गॉड। या फिर आप बस में जा रहे हो और आपने बहुत ही शानदार दृश्य देख लिया प्रकृति का, आप उसको देखकर अमेजिंग, मार्वलस, फैंटास्टिक, आपके मुंह से इस तरह के वर्ड निकलते हैं। तो यही जो वर्ड है, ये खुशी को रूप में अपने मुंह से प्रदर्शित, खुशी को प्रदर्शित करना हो या किसी अचानक होने वाले जॉय को प्रदर्शित करना हो, तो हम इन वर्डों का प्रयोग करते हैं। हालांकि केवल खुशी नहीं, हम देखते हैं इसमें सडन सॉरो फीलिंग्स भी आती है, दुख की जो भावनाएं हैं हमारे अंदर से जब बाहर निकलती है। जैसे हमने किसी के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो ओ माय गॉड, अलास, ये कुछ वर्ड है, अलास हो गया। तो ये जो वर्ड है ये दुख को प्रकट करते हैं। तो हमारे सामने जो दुख को प्रकट करने वाले वर्ड हैं वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो इसके भी कुछ वर्ड्स हैं जो इसकी पहचान है, वो भी आपको बताई जाएगी। लेकिन आपको फिलहाल ये समझना है कि हमारे दैनिक जीवन में हमें सडनली यानी अचानक होने वाली खुशी या अचानक हमें दुख की कोई खबर मिल जाती है, तो उस पर हमने किस तरह से रिएक्ट किया। हमारे मुंह से सडनली यानी कि अचानक से कुछ भाव निकलते हैं, कुछ वर्ड हम कह देते हैं, वही वर्ड अलास, हरी अप, स्प्लेंडिड, मार्वलस, राइट, ओ माय गॉड, ये सारे वर्ड्स जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं और वो सेंटेंस एक सडन सॉरो या सडन जॉय की फीलिंग देते हैं। तो मैंने आपको डिस्कस किए 4 टाइप के सेंटेंसेस। इन चारों टाइप के सेंटेंसेस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इन सब के एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इनके टाइप्स डिस्कस किए थे। अभी मैं इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, हर एक सेंटेंस का इनका एक दूसरा वर्गीकरण हम कह सकते हैं, उस वर्गीकरण को भी आप देख लीजिए। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो देखिए, नंबर 1। अब जिन वाक्यों में हाँ की भावना होती है, अफर्मेटिव, यानी कि जिसमें यस, हाँ का बोध होता है कि हाँ मैं चाय पीता हूँ, हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, हाँ मैं डांस करता हूँ, हाँ मैं लिखता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में सीधी सी बात है, नॉट वर्ड आएगा, उसका प्रयोग होगा, तो नहीं का बोध होना है। तो जो नहीं का बोध होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद तीसरा प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब आप वाक्य बनाओगे, हम टेंस देखेंगे, तो वाक्य बनाते वक्त आपके सामने ये भी आएगा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और लास्ट, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव होते हैं। जैसे क्या तुम, जैसे रोहित एक बदमाश लड़का है, ठीक है। अब ये तो कहा मैंने एक एफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो क्या रोहित एक बदमाश लड़का है? अब इसको नेगेटिव, क्या रोहित एक बदमाश लड़का नहीं है, या रोहित नहीं पढ़ रहा है, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। रोहित क्यों नहीं पढ़ रहा है, इंटरोगेटिव हो गया, लेकिन क्यों नहीं भी जुड़ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव में भी कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा 4 टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड और थर्ड। पहला देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य बोलता हूँ, जैसे
रोहित बाजार जाता है, पहला वाक्य हो गया। रोहित बाजार नहीं जाता है, दूसरा वाक्य हो गया। क्या रोहित बाजार जाता है, तीसरा हो गया। चौथा, रोहित बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो हमने चारों वाक्य बनाए जिसमें कि लास्ट वाले में हमने देखा कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक भाव भी है। तो बच्चों ये थे सेंटेंस और इसके कुछ टाइप्स। अब हम आगे की कक्षा में आएंगे जब इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँगा मैं आपके सामने। उन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से परिचित करवा के आपको एक एक सेंटेंस के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा टाइप किस तरह से आपको पहचानना है। तो इसके बाद हम सेंटेंस के जो हमने नाउन पढ़ा है और नाउन के अलावा मैंने 7 और टाइप्स बताए थे जो वर्ड सेंटेंस में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो एक प्रोनाउन और वर्ब को और डिस्कस करूंगा ब्रीफली ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर सेंटेंस के बाद सीधे हम टेंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम टेंस के जब वाक्य बनाएंगे तब आपको ये जो टाइप्स हैं ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं तक थी। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है मैंने, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप आराम से 1-2 बार वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। और नोट क्या करना है वो मैं आपको एक अलग से PDF भेजूंगा। रही बात कुछ डाउट होने की तो वो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें आपको इसी सेंटेंस का पार्ट 2 मिलेगा जिसमें इसके एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपको एक होमवर्क के तौर पर मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जो मैंने आज लिखवाया है उसी को आप वीडियो से चाहे लिख लो, नहीं तो मैं आपको एक PDF भी भेज दूंगा ताकि आपको और अच्छे से लिखने में आसानी हो। वीडियो को बार बार देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल सके और आपके ग्रुप में भी आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कक्षा में।